Hello students, welcome again to our YouTube channel Vision English Classes। बच्चों, नाउन्स पढ़ रहे थे हम लोग। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि नाउन के कितने नंबर्स है, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है, और इससे पहले भी हम नाउन का एक वीडियो कर चुके हैं जिसमें हम टाइप्स पढ़ चुके हैं और नाउन के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन हम लोग ले चुके हैं। आज जिस टॉपिक को लेकर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो है नाउन का केस, जिसे हम कारक कहते हैं। देखिए, आपने नाउन को आइडेंटिफाई करना सीख लिया, उसके फंक्शन सीख लिए, पोजीशन सीख लिए। अब इस टॉपिक के तहत आपको ये सीखना है कि नाउन सेंटेंस में कैसे काम करता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि नाउन सेंटेंस में किस फॉर्म में काम करता है, कहां कहां हम उसको नाउन को हम यूज ले सकते हैं। ये सारी बातें आप आज यहां पर सीखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, नाउन की केस की अगर हम बात करते हैं तो नाउन के हम 4 केसेस पढ़ते हैं और उनके बारे में आज आपको पूरी जानकारी डिटेल्स में आपको पढ़ना है। नाउन का जो केस है, हम बात करते हैं फर्स्ट, जिसे हम कह सकते हैं फर्स्ट इज नॉमिनेटिव केस। नाउन का जो फर्स्ट केस है उसे कहते हैं नाउन का नॉमिनेटिव केस। और जो नॉमिनेटिव केस है, उस नॉमिनेटिव केस को ही इंग्लिश में नाउन का या सेंटेंस का सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है। ठीक है, तो नाउन का पहला केस हुआ नॉमिनेटिव केस। नाउन का जो दूसरा केस है वो पढ़ा जाता है नाउन का ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, कि सेंटेंस में नाउन ऑब्जेक्ट की तरह कैसे एक्ट करता है। जो थर्ड केस है वो पढ़ते हैं हम लोग नाउन का पॉजेसिव केस। और जो पॉजेसिव केस है, इसी का ही जो दूसरा नाम है वो होता है जेनेटिव केस। ठीक है, पॉजेसिव केस बोल दे या हम बोल दे जेनेटिव केस। और जो नंबर फोर्थ है, नंबर फोर्थ आप लोगों को पढ़ना है नाउन का वोकेटिव, नाउन का वोकेटिव केस। ये 4 चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। पहला नाउन का नॉमिनेटिव केस, कि जब नाउन सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट काम होता है तो हम उसको नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, उसी का दूसरा नाम होता है सब्जेक्टिव केस। दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा पॉजेसिव केस या इसी को जेनेटिव केस बोलते हैं, और चौथा होता है आपका वोकेटिव केस। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव केस है, इस ऑब्जेक्टिव केस के भी 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट हम पढ़ते हैं डेटिव केस। फर्स्ट पार्ट इज डेटिव केस, एंड सेकंड पढ़ते हैं एक्यूसेटिव केस। ठीक है, ऑब्जेक्ट का फर्स्ट पार्ट डेटिव केस और सेकंड हुआ एक्यूसेटिव केस। तो ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं। इन चीजों के अलावा भी हम 2 चीजें और आज हम इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम लोग लेने वाले हैं। एक टॉपिक है आपका नाउन इन अपोजिशन, और एक हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। ठीक है, एक टॉपिक लेंगे हम नाउन इन अपोजिशन, और एक टॉपिक लेंगे हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। इन सारी चीजों को आज हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आज हम बात करते हैं नॉमिनेटिव केस की और ऑब्जेक्टिव केस की। ओके, नॉमिनेटिव केस के बारे में आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में एक्ट करता है तो वो आपका नॉमिनेटिव केस होगा, उसी को हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। अगर नाउन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है तो वो आपका ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब नाउन सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम करता है वो क्या कहलाएगा, आपका सब्जेक्टिव केस। एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, और जब एक वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है वो आपका ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। ठीक है, तो हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे
जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि राम प्लेज फुटबॉल। ठीक है, गौर से देखिएगा, राम प्लेज फुटबॉल, यहां पर वर्ब क्या है आपका, वर्ब है प्लेज। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो राम है ये भी नाउन है, फुटबॉल क्या है, ये भी नाउन है। अब बात ये आती है कि कौन सा सब्जेक्टिव केस है, कौन सा ऑब्जेक्टिव केस है। तो इसके लिए आप एक ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। आप ध्यान रखेंगे कि जब भी वर्ब के सब्जेक्ट से, जब भी हम जो वर्ब में जो नाउन होता है, अगर हम उस नाउन से प्रश्न करते हैं और प्रश्न करने पर हमें हु या फिर व्हाट, क्या हु या फिर व्हाट का आंसर मिलता है, वो आपके सेंटेंस का क्या होगा, वो होगा सब्जेक्ट। और जब हम नाउन से प्रश्न करते हैं और वहां पर हमें आंसर मिलता है whom या फिर what का, वो आपका होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, वापस समझिएगा कि जब वर्ब में नाउन से हम प्रश्न करते हैं और आंसर मिलता है who या what का, वो आपका सब्जेक्टिव केस में होगा, और whom या what का आंसर मिलता है वो आपका ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ओके, अब देखिए हमने कहा राम प्लेज फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है। तो यहां पर जो राम है, अगर हम इससे प्रश्न करते हैं तो हम ये प्रश्न कर सकते हैं कि हु प्लेज फुटबॉल, फुटबॉल कौन खेलता है। तो ये यहां जो ये राम है ये आपको जवाब किस चीज का दे रहा है, हु का आंसर दे रहा है। और हु का आंसर दे रहा है तो ये क्या हुआ आपका, ये सब्जेक्ट है, और यही क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा आपका नॉमिनेटिव केस, जो वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। लेकिन अगर हम प्रश्न ये करते हैं कि राम प्लेज व्हाट, कि राम क्या खेलता है, तो आप आंसर देंगे व्हाट का आंसर क्या देंगे, आप देंगे फुटबॉल। तो ये फुटबॉल है, ये किसका आंसर हुआ, ये हुआ व्हाट का, और व्हाट का आंसर है और वर्ब के बाद यूज कर रहे हैं, ये होगा आपका ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, एक एग्जांपल बोल लेते हैं। हमने लिखा कि राम लाइक्स मोहन, राम लाइक्स मोहन। अब हमने अगर राम से प्रश्न किया, लाइक्स वर्ब है, हमने राम से प्रश्न किया, तो हम ये प्रश्न करेंगे कि हु लाइक्स मोहन। ठीक है, कि मोहन को कौन लाइक करता है। तो हु का जो आंसर है वो आंसर क्या होगा आपका, राम। और राम अगर आंसर है तो दैट इज द नॉमिनेटिव केस। और हम अगर इससे प्रश्न करते हैं तो प्रश्न क्या करेंगे हम, कि राम लाइक्स होम, कि राम किसको पसंद करता है, किसको लाइक करता है। तो होम का जो आंसर है वो किस चीज का आंसर होगा, वो सॉरी होम का आंसर क्या होगा, मोहन। तो होम का आंसर देने वाला क्या होगा आपका ऑब्जेक्टिव केस, और हु या व्हाट का आंसर देने वाला क्या होगा आपका नॉमिनेटिव केस। तो आप नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को सेंटेंस में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी कि जब भी कोई वर्ब नाउन सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब काम करता है तो नॉमिनेटिव केस, और ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब काम करता है तो ऑब्जेक्टिव केस होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखिए, अब बात आती है कि ऑब्जेक्टिव केस तो पढ़ लिया, लेकिन डेटिव केस और एक्यूजेटिव केस क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी करनी है। तो देखिए कई बार कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनके दो ऑब्जेक्ट होते हैं एक ही सेंटेंस में। ध्यान रखिएगा, कुछ वर्ब्स जो ट्रांजिटिव वर्ब, हम भी वर्ब पढ़ेंगे हम लोग आगे डिटेल से, तब ट्रांजिटिव वर्ब पढ़नी है, सकर्मक क्रिया। तो कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसी होती है जिनके बाद हम दो ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो दो ऑब्जेक्ट है उन्हीं में से एक डेटिव केस होता है, एक एक्विजिटिव केस होता है, और उन्हीं को आपको ढंग से पढ़ना है। तो देखिए, अगर आप नोट कर रहे हैं तो आप ठीक से नोट कीजिएगा कि जब भी किसी वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, वर्ब के बाद में अगर दो ऑब्जेक्ट है तो फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ढंग से समझिएगा, अगर वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट्स है
तो उसके बाद वाले ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद जो ऑब्जेक्ट होगा उसको इंग्लिश में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वर्ब के बाद, ये होता है आपका लिविंग, सजीव होता है। ठीक है, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो होता है आपका नॉन लिविंग थिंग होती है, निर्जीव होता है, कोई जान इनमें नहीं होती है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, नॉन लिविंग। फिर देखिए जो लिविंग ऑब्जेक्ट होता है, इस लिविंग ऑब्जेक्ट से प्रश्न करने पर हमें किस चीज का जवाब मिलता है, हमें जवाब मिलता है होम का। और जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इससे प्रश्न करने पर हमें जवाब किस चीज का मिलता है, व्हाट का। अब यहीं से आपका डेटिव और एक्विजिटिव केस निकलकर सामने आता है। तो ध्यान रखिएगा जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लिविंग है और होम का आंसर दे रहा है, वो होगा आपका डेटिव केस। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका डेटिव केस। और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग थिंग है, और व्हाट का जो आंसर दे रहा है वो होता है आपका, वो होता है एक्यूजेटिव केस। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग होगा, होम का जवाब देगा, डेटिव केस कहलाएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग होगा, व्हाट का जवाब देगा, और क्या कहलाएगा आपका, वो एक्यूजेटिव केस कहलाता है। ठीक है, अब इसे एक एग्जांपल से देख ले। हमने एक एग्जांपल लिखा कि राम गेव रोहन अ बुक। क्या लिखा, राम गेव रोहन अ बुक, कि राम ने रोहन को एक बुक दी। यहां पर राम क्या हुआ, आपका सब्जेक्ट है, नॉमिनेटिव केस का काम कर रहा है, गेव आपका वर्ब है। अब देखिए गेव के बाद दो ऑब्जेक्ट है, एक रोहन है, एक क्या है, बुक है। तो ध्यान रखिएगा जो रोहन है वो क्या है, लिविंग है, सजीव है, बुक क्या है, नॉन लिविंग है, निर्जीव चीज है। जब आप प्रश्न करते हैं रोहन से, तो हम प्रश्न करेंगे राम गेव हुम ए बुक, किसको बुक दी। तो जो रोहन है वो किसका आंसर हो रहा है, वो हो रहा है हुम का आंसर। तो ये जो रोहन है ये कहलाएगा आपका डेटिव केस, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अगर हम ए बुक से आंसर करते हैं तो ये पूछेगा भाई राम गेव रोहन व्हाट, क्या दिया, तो व्हाट क्या होगा, व्हाट का आंसर क्या होगा, बुक, और बुक आंसर हुआ, तो ये कहलाएगा आपका एक्यूजेटिव केस। ठीक है, वापस समझ लीजिए, वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट है, पहला इनडायरेक्ट, दूसरा डायरेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो सजीव है, होम का आंसर है, वो आपका डेटिव केस होता है, और उसके बाद वाला ऑब्जेक्ट जो निर्जीव है, व्हाट का आंसर है, वो क्या होगा, वो होगा आपका एक्यूजेटिव केस। यहां तक क्लियर है। अब देखिए एक तो एक्यूजेटिव केस ये होता है, एक कई बार जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट एक ट्रांजिटिव वर्ब का भी होता है, लेकिन कई बार जो ऑब्जेक्ट है वो प्रीपोजिशन का भी होता है। ठीक है, प्रीपोजिशन का भी होता है। तो ध्यान रखना है जब नाउन क्या करता है, नाउन काम करता है ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। ठीक है, जब भी कोई नाउन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन का काम करता है तो वो भी क्या कहलाएगा आपका, वो भी आपका एक्यूजेटिव केस कहलाता है। ठीक है, एक तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो एक्यूजेटिव केस होगा, एक जब ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के बाद आता है वो भी क्या होगा आपका एक्यूजेटिव केस। जैसे हमने एक एग्जांपल लेते हैं हम कि माय बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, तो यहां ये जो ऑन है ये क्या काम कर रहा है आपका, ये काम कर रहा है प्रीपोजिशन का। और जो टेबल है, ये जो टेबल है, ये टेबल हम किसके बाद यूज कर रहे हैं, ऑन के बाद यूज कर रहे हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब नहीं है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब नहीं है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन है। और जब भी नाउन ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन का काम करता है तो ये भी क्या कहलाता है आपका, ये भी आपका एक्यूजेटिव केस कहलाता है। ठीक है, जैसे हमने एक एग्जांपल और लिया कि ही इज प्लेइंग इन द रूम, कि वह कमरे में खेल रहा है। यहां पर जो इन है ये भी क्या है, ये
प्रेपोजिशन है, तो ये जो रूम है, ये रूम किसका ऑब्जेक्ट हुआ? प्रेपोजिशन का। तो ये भी क्या कहलाया आपका? ये भी आपका एक्यूजेटिव केस कहलाता है। तो ध्यान रखना, नॉमिनेटिव केस पहचान सकते हैं, ऑब्जेक्टिव केस पहचान सकते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में डेटिव केस क्या होता है ये आप लोगों ने पढ़ा। ऑब्जेक्टिव केस में एक्यूजेटिव केस क्या होता है, उसके दोनों तरीके आप लोगों ने पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर थर्ड केस की, पॉजिटिव केस, या इसी को बोलते हैं जेनेटिव केस। नंबर थर्ड, पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस के बारे में हम छोटी सी एक डेफिनेशन लिख सकते हैं कि नाउन, कि वे नाउन विच denotes पोजीशन और ऑनरशिप, कि वे सभी नाउन विच डिनोट्स पोजीशन और ऑनरशिप, कि जब भी कोई नाउन क्या करता है, किसी प्रकार का पोजीशन, अधिकार बताता है, ऑनरशिप बताता है, ये सभी क्या होते हैं आपके? वे सभी पॉजिटिव केस में आते हैं। अब देखिए, ये तो टॉपिक क्लियर है। अब बात आती है कि जो पॉजिटिव केस है, वो किसी भी नाउन का पॉजिटिव केस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? तो देखिए, पॉजिटिव केस दो प्रकार से बनते हैं। ठीक है, पहला जो पॉजिटिव केस बनता है वो बनता है किसी नाउन में अपोस्ट्रोफी एस लगाने से। ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस लगाने से, या फिर नाउन में क्या लगाने से? ऑफ लगाने से। तो या तो क्या होता है, या तो आपका अपोस्ट्रोफी एस लगाने से बनता है, या फिर ऑफ लगाने से। अब इनमें भी आपको डिफरेंस, अपोस्ट्रोफी एस के लिए कहां कहां अपोस्ट्रोफी यूज होती है उसके लिए हम अलग से वीडियो करेंगे। अभी देखिए, आप जो अपोस्ट्रोफी एस है, ध्यान रखिएगा, अपोस्ट्रोफी एस जितने भी लिविंग नाउन होते हैं, सजीव संज्ञा है, उन पर पोजीशन बताने के लिए, उनका पॉजिटिव केस बनाने के लिए हम उन पर क्या लगाते हैं? अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। और जितनी भी लाइफलेस चीजें हैं, नॉन लिविंग थिंग है, उन नॉन लिविंग थिंग का पॉजिटिव केस बनाने के लिए हम क्या करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं। नॉन लिविंग थिंग का जो पॉजिटिव केस है वो कभी भी अपोस्ट्रोफी एस से नहीं होता है, गलत होगा। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल लिया, हमने लिखा राम्स, राम्स कार हैज बीन स्टोलन। ठीक है, कि राम की जो कार है वो चुराई गई या चोरी हो चुकी है। अब देखिए आप, राम्स कार हैज बीन स्टोलन, यहां पर जो राम है, ये नाम क्या है आपका? ये लिविंग थिंग है। तो इसका पॉजिटिव केस बनाने के लिए हमने क्या लगाया? अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है। अगर हम ऐसा कहते हैं कि जैसे हमने एग्जांपल लिया कि द कार्स कलर इज व्हाइट, द कार्स कलर इज व्हाइट। तो यहां पर जो कार्स है ये नॉन लिविंग थिंग है, और अगर नॉन लिविंग थिंग का पॉजिटिव केस आप अपोस्ट्रोफी एस से बनाते हैं तो ये क्या होगा? ये आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, और एरर यहीं से निकालते हैं। पढ़ने में ठीक लगेगा कि द कार्स कलर इज व्हाइट, पढ़ने में ठीक लगेगा, लेकिन ग्रामेटिकल तरीके से एरर यही बनता है। आप क्या करेंगे इसको करेक्ट करने के लिए? आप लिखेंगे कि द कलर ऑफ द कार इज व्हाइट, द कलर ऑफ द कार इज व्हाइट। ये क्या होगा आपका? ये करेक्ट सेंटेंस होगा। तो जो लिविंग थिंग है उनका पॉजिटिव किससे बनता है? अपोस्ट्रोफी एस से, और नॉन लिविंग का कैसे बनता है? ऑफ से बनता है। जैसे हमने लिखा चेयर्स लेग, चेयर्स लेग, कुर्सी की जो पाए होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इसको शुद्ध करने के लिए क्या करेंगे? आप लिखेंगे द लेग ऑफ द चेयर। ये क्या होगा? ये करेक्ट होगा, ये गलत हो जाएगा। तो लिविंग थिंग का पॉजिटिव किससे बना? अपोस्ट्रोफी एस से, और नॉन लिविंग का पॉजिटिव किससे बनता है? ऑफ से बनता है। तो नॉमिनेटिव केस हुआ, ऑब्जेक्टिव केस हुआ, ऑब्जेक्टिव केस के अंदर डेटिव केस हुआ, एक्यूजेटिव हुआ, पॉजिटिव केस हुआ। नंबर फोर्थ पर हम पढ़ते हैं वोकेटिव केस। वोकेटिव केस क्या होता है वो देखिए आप।
वोकेटिव केस के बारे में पढ़ सकते हैं कि वोकेटिव केस वो केस होते हैं यूज्ड टू एड्रेस कॉल और गेट अटेंशन ऑफ पर्सन या पर्सन्स। ठीक है, किसी व्यक्ति का एक एड्रेस, किसी को संबोधित करने के लिए, उसको पुकारने के लिए, या फिर उसका अटेंशन अपनी ओर लेने के लिए जब हम नाउन का यूज करते हैं वो किस में आता है, वो आपके वोकेटिव केस के अंदर यूज होता है। जैसे हमने सेंटेंस लिया, हमने लिखा कि मोहित, मोहित कॉमा लगाएंगे वोकेटिव केस के बाद, कम हियर, आपने कहा मोहित रुकिया, कॉमा लगाया, फिर कम हियर कि मोहित यहां आओ। तो आप मोहित को क्या कर रहे हैं, मोहित को एड्रेस कर रहे हैं। अगर आप इस तरह से लिखते हैं कि मोहित, मोहित कम्स हियर, कि मोहित यहां आता है, तो ये जो मोहित है ये आपका वोकेटिव केस नहीं होगा, ये होगा आपका नॉमिनेटिव केस, क्योंकि ये इस वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। यहां पर ये मोहित इस वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम नहीं कर रहा है, एड्रेस करने के, संबोधित करने के काम कर रहा है। तो यहां पर जो मोहित है ये क्या हुआ आपका, ये हुआ वोकेटिव केस। हम इसको ऐसे भी सकते हैं कि कम हियर मोहित। वोकेटिव केस का अक्सर यूज रिपोर्टेड स्पीच में जब हम नरेशन करते हैं तो नरेशन में यूज लिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वोकेटिव केस क्या होता है, एड्रेस करने के लिए। हमने कहा कि स्टूडेंट्स सिट डाउन, कि विद्यार्थियों बैठ जाओ, स्टूडेंट्स सिट डाउन। हम ये भी बोल सकते हैं सिट डाउन कॉमा स्टूडेंट्स। तो यहां पर जो स्टूडेंट्स है ये क्या होगा आपका, ये वोकेटिव केस का काम कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि वोकेटिव केस क्या होता है, जब हम किसी नाउन को, किसी पर्सन को संबोधित करने के लिए, उसके अटेंशन को अपनी ओर लेने के लिए जब हम उसका यूज करते हैं तो वो सब क्या होंगे, आपके वोकेटिव केस होते हैं। ठीक है, तो नाउन के चारों केस हुए, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, डेटिव, एक्विजिटिव, पजेसिव और वोकेटिव केस। अब देखिए दो चीजें और हम लोगों को यहां डिस्कशन करनी है। एक है नाउन इन अपोजिशन और एक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। नाउन ऑफ अपोजिशन इस वोकेटिव केस से ही निकल कर आता है। नाउन इन अपोजिशन को पढ़ने से पहले मैं एक एग्जांपल बोर्ड पर लिखता हूं, उसके माध्यम से हम इसको समझते हैं। जैसे हमने लिखा कि मोहित कॉमा द डॉक्टर कॉमा इज माय ब्रदर। ठीक है, देखिए मान लो आप किसी हॉस्पिटल में गए और वहां आपने कहा कि भाई आप मोहित को क्या कीजिए, मोहित को बुलाइए। तो ये हो सकता है कि वहां पर मोहित नाम के दो लोग हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप उसको अलग से ये कहकर पुकारेंगे कि मोहित जो कि क्या है, डॉक्टर है, इज माय ब्रदर। वो कौन है, वो मेरा भाई है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप इस मोहित के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। क्या कहकर, द डॉक्टर कहकर। आप ये ध्यान रखना, जब सेंटेंस में दो नाउन लिख सकते हैं आप, कि जब सेंटेंस में दो नाउन, दो शब्द एक ही व्यक्ति के बारे में यूज करते हैं। ठीक है, जब भी सेंटेंस में दो नाउन को हम एक ही व्यक्ति के लिए यूज करते हैं तो जो बाद वाला जो नाउन होता है वो पहले वाले नाउन का क्या कहलाएगा, केस इन अपोजिशन। ठीक है, केस इन अपोजिशन। तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट जो नाउन है वो तो आपका वोकेटिव केस में हो गई, और जो सेकंड जो नाउन है ये आपने इस नाउन को किसके लिए यूज किया है, मोहित के लिए। और ध्यान रखिएगा अपोजिशन के पहले भी कॉमा लगाना है, बाद में भी कॉमा लगाना है। तो ध्यान रखना कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए हम बात करते हैं, वो नाउन क्या होगा, आपका अपोजिशन होगा। और दूसरा जो नाउन है वो पहले वाले नाउन का अपोजिशन होता है। ऐसे हमने एक एग्जांपल लिया, हमने कहा निशा कॉमा हर डॉटर इज वेरी ब्यूटीफुल। आपने कहा कि निशा सुंदर है, तो निशा तो बहुत हो सकती है,
एक है, दो है, तीन है, लेकिन आपने कहा कि निशा हर डॉटर, उसकी पुत्री इज वेरी ब्यूटीफुल, तो आपने हर डॉटर को क्या किया, निशा की एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है आपने हर डॉटर के माध्यम से। तो हर डॉटर क्या हुआ, ये निशा का केस इन अपोजिशन कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी सेंटेंस में दो नाउन एक ही व्यक्ति की बात करता है तो जो दूसरा नाउन है वो पहले वाले नाउन का क्या होता है, वो होता है केस इन अपोजिशन। ठीक है, अब नाउन केस को लेकर एक लास्ट चीज और हमारे सामने आती है, वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। ये आप ढंग से समझिएगा, ये वर्ब में भी आपको काम में आने वाली है। हमने कहा अपोजिशन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब क्या होता है, इंग्लिश में कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिनका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है अपने आप का, स्वयं का, और ऐसी जो वर्ब्स है उन ऐसी वर्ब्स को इंग्लिश में हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब्स। ठीक है, कुछ वर्ब्स, ठीक है, कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं देती है, उन्हें लिंकिंग वर्ब कहते हैं। और इन वर्ब्स को अपना कंप्लीट मीनिंग देने के लिए कुछ और वर्ड्स की आवश्यकता होती है, कुछ और शब्दों की आवश्यकता होती है, और वही शब्द क्या कहलाते हैं आपके, वही शब्द कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। ऐसे लिंकिंग वर्ब में आया आपका इज, आर, एम, वॉज, वर, ये सब क्या है, ये अपना कोई कंप्लीट सेंस नहीं देती है, और कंप्लीट सेंस देने के लिए इन्हें जिन शब्दों की आवश्यकता होती है वही क्या कहलाते हैं, आपके कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए जो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट भी दो टाइप्स के होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो इनको भी एग्जांपल से देखते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि वे सभी वर्ड्स जो इन लिंकिंग वर्ब्स की क्या करते हैं, मीनिंग को पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं, वो सभी क्या होंगे आपके, वो सभी कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। जैसे इनका खुद का कोई मीनिंग नहीं होता, इससे हमने लिखा मान लो कि रोहित इज, फुल स्टॉप, तो यहां पर रोहित इज, रोहित है, तो ये कोई कंप्लीट मीनिंग दे नहीं रहा, रोहित क्या है ये आपने उसको बताया नहीं। तो ये इज क्या है, ये आपका इज लिंकिंग वर्ब है जो कि यहां पर अकेले कंप्लीट सेंस नहीं दे रही है। लेकिन अगर हमने कहा कि रोहित इज अ डॉक्टर, रोहित इज एन इंजीनियर, रोहित इज अ पोएट, कि कुछ भी लिखा हमने, तो यहां जो डॉक्टर है ये डॉक्टर क्या कहलाएगा, ये डॉक्टर कहलाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट किसका, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। और मैं आपको वर्ब के इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि वर्ब एक तो एक्शन वर्ब होती है, एक स्टेटिव वर्ब होती है, स्टेट बताती है। यहां पर ये एक्शन नहीं बता रही है, ये स्टेट बता रही है, अवस्था बता रही है, ध्यान रखना। तो ये क्या हुआ आपका, ये हुआ कॉम्प्लीमेंट। आपसे पूछ लिए कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, तो ध्यान रखिएगा इस डॉक्टर का यूज हमने किसके लिए किया है, रोहित के लिए। डॉक्टर कौन है, रोहित है, रोहित क्या है आपका सब्जेक्ट है, नॉमिनेटिव केस। तो इस कंडीशन में ये क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो वे वर्ड्स जो वर्ब के मीनिंग को पूरा करते हैं वो कॉम्प्लीमेंट हुए, तो ये हुआ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर हम लिखते हैं कि दे मेड रोहित अ कैप्टन, उन्होंने रोहित को क्या बनाया, एक कैप्टन बनाया, तो ये सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। और ये जो कैप्टन है, ये कैप्टन वर्ड हमने किसके लिए यूज किया है, ये यूज किया है रोहित के लिए, क्योंकि कैप्टन कौन बन रहा है, रोहित बन रहा है, ना कि दे सब्जेक्ट बन रहा है। तो ये भी कॉम्प्लीमेंट हुआ, और कॉम्प्लीमेंट हुआ तो कौन सा हुआ, ये आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कॉम्प्लीमेंट वे वर्ड्स है जो एक वर्ब के मीनिंग को पूरा करते हैं, लिंकिंग वर्ब के। ठीक है, तो क्या पढ़ा आप लोगों ने आज कि नाउन के केस कितने हुए, 4 केस है। नॉमिनेटिव पढ़ा आपने, जब भी नाउन सब्जेक्ट का काम करेगा सेंटेंस में नॉमिनेटिव केस होगा, इसी को सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। जब भी नाउन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्टिव केस है। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो डेटिव केस होगा, सजीव होगा, हुम का आंसर होगा। और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो एक्विजिटिव केस होगा, नॉन लिविंग थिंग होगी, व्हाट का आंसर होगा। पजेसिव केस पढ़ा आपने, पोजीशन बताने के लिए अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। जो लिविंग थिंग है उनका पजेसिव केस किससे बनता है, अपोस्ट्रोफी एस से। नॉन लिविंग थिंग का पजेसिव केस किससे बनता है, ऑफ से बनता है। वोकेटिव केस पढ़ा हमने, जब हम किसी पर्सन को एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं, तो उसके बाद हम कॉमा लगाकर वोकेटिव केस बनाते हैं। ठीक है,
आपने पढ़ा नाउन इन ऑपोजिशन, तो जब भी हम दो नाउन एक ही व्यक्ति के लिए यूज करते हैं तो बाद वाला जो नाउन है वो पहले वाले नाउन का क्या होता है, केस इन अपोजिशन होता है, जो कि पहले वाले नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन हमको देता है। और लास्ट आपने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, कि वे वर्ब्स जिनका कंप्लीट सेंस नहीं होता है, लिंकिंग वर्ब होती है। कंप्लीट सेंस देने के लिए जिन वर्ड्स की हमें आवश्यकता होती है वे सभी वर्ड्स क्या होते हैं आपके, कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट की बात करता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ऑब्जेक्ट की बात करता है तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो केस को लेकर ये हमारा टॉपिक यहीं पर खत्म होता है, और आगे भी अभी नाउन के बारे में और कुछ बातें और है, अभी नाउन के जेंडर की बात और हम करते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम उस टॉपिक को लेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक है। आप कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ आप इनमें शेयर कीजिए ताकि वो भी इन सभी वीडियोस से बेनिफिट ले सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में नाउन के एक और टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।